विधानसभा टीवी के सभी दर्शकों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हेल्थ इज वेल्थ इस कार्यक्रम के जरिए हमारा ये प्रयास होता है कि समसामयिक स्वास्थ्य से संबंधित जो मुद्दे हैं उनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी उसी क्षेत्र के विशेषज्ञ के द्वारा बहुत ही सरल और सुग्राह्य भाषा में आप सभी तक पहुंचाई जाए। इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ डॉक्टर सिद्धार्थ सिन्हा जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सिद्धार्थ सिन्हा सीनियर कंसल्टेंट साइकेट्री के हैं, जो कि वर्तमान में रांची इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइकेट्री एंड अलाइड साइंसेज में एक सीनियर कंसल्टेंट के भूमिका में अभी वर्तमान में अपना योगदान दे रहे हैं। आज का जो हमारा परिचर्चा है उसका मुख्य विषय ये होगा कि कोविड महामारी के जो मानसिक स्वास्थ्य पे जो असर पड़ रहे हैं उससे जुड़े हुए विभिन्न पहलू के बारे में हम इनसे चर्चा करेंगे और उनसे कैसे बच सकते हैं ये भी हम डॉक्टर सिद्धार्थ से जानेंगे। डॉक्टर सिद्धार्थ, आपका इस कार्यक्रम में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। झारखंड टीवी के माध्यम से मैं आप लोगों तक जुड़ पाया, इसके लिए मैं अपना सौभाग्य मानता हूं। मैं पेशे से तो मनोचिकित्सक हूं और कोविड-19 के क्राइसिस में काफ़ी लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूं ताकि उनमें तनाव ना पैदा हो, ताकि उनमें ऐसे मनोविकार ना पैदा हों जो उन्हें परेशान करें। तो मैं चाहता हूं कि आप अपने प्रश्न पूछें ताकि मैं उसका सटीक जवाब दे सकूं जो कि जनमानस तक पहुंचे और वो इसे अपनी जिंदगी में उतारें और इसका लाभ उठाएं, ताकि वो इससे कहीं ना कहीं बच सकें, तनाव से बच सकें, अपने अंदर को मजबूत बना सकें। ये फेज काफी बुरा है, काफी लोग परेशान हैं, चिंतित हैं, कई तरह के चिंताओं से ग्रसित हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप अपने प्रश्नों को प्रस्तुत करें, मैं उसका जवाब दूंगा। बिल्कुल, धन्यवाद। जैसा कि आपने कहा कि कोविड महामारी की जो ये दूसरी लहर है ये काफी घातक रूप में अभी सामने आई हुई है। तो मैं आपसे जी, जानना चाहूंगा कि कोविड महामारी की वजह से मानसिक स्वास्थ्य पे क्या असर पड़ रहा है और किस किस तरह की मानसिक समस्याएं सामने आ रही हैं आपकी नजर में। देखिए, सबसे पहले तो हमारे तरफ इतनी नेगेटिविटी है, हमारे हमारे चारों तरफ सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, ऐसी तमाम खबरें आई हैं जिससे लोग काफी घबरा गए हैं, जिससे लोग ये समझने लगे हैं कि कहीं उन्हें कोविड हो गया तो क्या वो बच पाएंगे या वो नहीं बच पाएंगे। ये सवाल सबसे बड़ा सवाल है जो हर व्यक्ति के मन में है, जिससे वो बहुत आहत हैं और तनाव में हैं। अगर आप बात करें कि कैसे मनोविकार पैदा हो रहे हैं, तो सबसे पहले ये है कि उनमें घबराहट और तनाव दोनों मिल करके जो है उनकी जिंदगी को अभी काफी परेशान किए हुए है। और इस परेशानी का सबब सबसे ज्यादा ये देखने को मिलता है कि अगर मुझे ये बीमारी हो गई तो मैं क्या करूंगा, इलाज के लिए पैसे जुगाड़ पाऊंगा या नहीं, मुझे अस्पतालों में बेड मिलेगा या नहीं, मुझे ऑक्सीजन मिलेगा या नहीं, मुझे सही दवाइयाँ दी जाएंगी या नहीं, मुझे सही डॉक्टर ट्रीट करेगा या नहीं, मेरी ट्रीटमेंट ठीक हो पाएगी कि नहीं। तो ऐसे कई सारे सवाल हैं जो मन में उभर के सामने आ रहे हैं, जिससे लोग तनाव ग्रसित हो रहे हैं। एंजाइटी इसी 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 इन्हीं सब बातों से विकसित होती है। और जब ये चीज काफी लंबे समय से 14 दिन से ज्यादा, 15 दिन से ज्यादा जब ये चीज खिंच जाती है तो वो कहीं ना कहीं अवसाद का रूप ले लेती है। और ये जो चीज है ये सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। आपके हिसाब से होम आइसोलेशन के जो ये पेशेंट हैं उनको क्या क्या समस्याएं आ रही हैं और उन समस्याओं से बचने के लिए उनको क्या करना चाहिए, इस बारे में थोड़ा प्रकाश डालें। जब कोई भी व्यक्ति अपने दिनचर्या से हटता है, डिसिप्लिन्ड जो उनका डे होता है उससे जब वो हटता है, आइसोलेशन होम आइसोलेशन में चला जाता है, अगर वो कोविड-19 ग्रसित हो या अपने घर में क्वारंटीन्ड हो, तो वो कहीं ना कहीं कुछ दिनों तक तो कई चीजों का सहारा लेके अपने मनोरंजन के लिए कुछ ना कुछ ढूंढ पाता है। लेकिन धीरे 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 सोशल मीडिया के द्वारा, अनेक प्लेटफॉर्म्स के द्वारा जब ये खबरें, जो नेगेटिव खबरें हैं उस तक पहुंचती हैं, तो जैसा कि मैंने बताया कि वो तनाव जो है कहीं ना कहीं उभर के सामने आता है। और कहीं ना कहीं लोग जब आसपास अपने दुखद समाचारों को सुनते हैं, अपने आस पड़ोस के लोगों का
अगर निधन हो गया हो या अपने रिलेटिव्स में किसी का निधन हो गया हो, इस तरह की जब बातें सुनते हैं तो काफी घबरा जाते हैं और उसे अपने में लेकर के सोचने लगते हैं कि कहीं ऐसा हमारे साथ ना हो जाए। उनमें सबसे जरूरी है कि कोई भी उपायों से, स्पिरिचुअलिज्म हो, किताबें पढ़ना हो, म्यूजिक सुनना हो, सोशल प्लेटफॉर्म्स पे जो मूवीज की साइट्स वगैरह हैं उस पे आप कोई सीरीज देखें, सिनेमा देखें, जिसके चलते आप कहीं ना कहीं उस दुनिया में चले जाएं जहां पे आप ओवर थिंकिंग ना करें, नेगेटिव थिंकिंग ना करें। एंटिसिपेटरी एंजाइटी इससे बिल्डअप होना बंद हो जाएगा और आपकी जिंदगी कहीं ना कहीं कुछ हद तक सामान्य हो जाएगी। जी बिल्कुल। तो जैसा कि आपने बताया कि होम आइसोलेशन में लोगों को समस्याएं आ रही हैं, इसी कड़ी में जी। मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि जब कोई व्यक्ति होम आइसोलेशन में जाता है तो जो उसके परिजन हैं, उनके बच्चे हैं, उनको भी लगभग उसी तरह का दबाव महसूस होता है। तो आपकी नज़र में जो परिजन हैं, जिनके जो कोई रिलेटिव जो हैं वो कोरोना से ग्रसित हो गए हैं, तो उनके मानसिक स्वास्थ्य पे क्या असर पड़ता है और उनको कैसे इससे बचना चाहिए? सबसे पहली पहली बात जो है कि वो घबराहट पैदा होती है। अगर आपने पहले पूछा या कि अर्निंग मेंबर्स जो हैं वो अगर कोविड-19 से ग्रसित हो जाए और उसे हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत ना पड़े और उन्हें घर में ही रह के इलाज करने को कहा जाए, तो उनके परिवार वाले काफी घबरा जाते हैं। अभी ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी थी, वो पैनिक हो जाते हैं, बस डॉक्टर्स की सलाह को बार बार लेना चाहते हैं, सही इलाज हो रहा है कि नहीं, सही सही दवाइयां मिल रही हैं कि नहीं, इसका रिजल्ट क्या होगा, वो कब ठीक होंगे, कोविड-19 आरटीपीसीआर का टेस्ट नेगेटिव कब आएगा, कहीं उनके चेस्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या टेस्ट कराना चाहिए, क्या नहीं कराना चाहिए। ये सब सोच से वो एक साथ सोचने लगते हैं, जिसके चलते वो काफी तनाव में आ जाते हैं। मैं उनको ये सलाह देना चाहूंगा कि सबसे पहले आप अपने आप को बचाएं। कोविड-19 प्रोटोकॉल के हिसाब से अगर आपके घर में कोई मरीज है तो आप पीपीई किट का इस्तेमाल करें, डबल मास्किंग करें, उनको एक कमरे में रख करके उनका सेवन, आप बिल्कुल उनकी सेवा कर सकते हैं। होम आइसोलेशन एक तरीका है कोविड-19 से अपने घर में ही इलाज करने का, उस सारे नॉर्म्स को फॉलो करते हुए, ताकि आप ना इन्फेक्टेड हो जाएं और आप एक सुपर स्प्रेडर का काम ना करें, ताकि आपका जो पूरा परिवार है कहीं वो कोविड-19 से इन्फेक्ट ना हो जाए। अगर आप ऐसा करेंगे तो होम आइसोलेशन जो है और विथ ट्रीटमेंट, दवाइयों के साथ, वो मरीज बिल्कुल ठीक होगा। और अगर आप किसी चिकित्सक की सलाह ले रहे हैं जो घर आकर के आपको देख सकता हो, या अगर आप ऑनलाइन सलाह ले रहे हैं जिससे आपको तरह तरह की बातें पता चल रही हों, आपको एडवाइस दिया जा रहा हो, अगर आप उसको फॉलो करें तो ये काफी सक्सेसफुल हो। जी। एक चीज और हम देख रहे हैं कि काफी दिनों से स्कूल बंद है। बच्चे जो ज्यादातर बहुत आउट गोइंग होते हैं, बाहर जाके खेलना पसंद करते हैं, वो घरों में कैद हो गए हैं और आपस में अपने दोस्तों से भी नहीं मिल पा रहे हैं। तो जो छोटे बच्चे या यंग एडल्ट, जो टीनेजर अडोलेसेंट्स हैं, उनको किस तरह की समस्याएं आ रही हैं आपके प्रैक्टिस में, और उनके लिए क्या कोई स्पेसिफिक कोपिंग स्ट्रैटेजी है जिससे वो लोग अपनी जो मानसिक संतुलन है उसको ठीक से बना के रख सकेंगे? देखिए, इसका जवाब मैं दो तरीके से देना चाहूंगा। एक वो वर्ग का बच्चा हो जो कि कम से कम क्लास 8 से नीचे पढ़ता हो, जो कि ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है, जो कि घर में है, काफी दिनों से घर पे है। ऐसे लोगों को अब सुबह उठ जाना, मैं स्कूल्स जो हैं 8:20 से ही ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर देते हैं। क्लासेस काफी लंबे चलते हैं, उसके बाद होमवर्क कराना पड़ता है, घर में कैद रहना, और उनका जो चिड़चिड़ापन है उनके स्वभाव में दिखने लगता है, कहीं ना कहीं वो बाहर नहीं जा पाते। तो हम इसका सिंपल सॉल्यूशन अगर आप ढूंढना चाहेंगे, आप अगर एक फ्लैट में रहते हैं या आपके पास घर है अपना, घर में अगर गार्डन हो, फ्लैट का छत हो, पार्किंग एरिया हो, तो उन्हें वहां पे कम से कम अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके थोड़ा देर टहला दें, घुमा दें, छोटी सी गेंद के साथ कुछ देर उनके साथ खेल लें, उनके साथ इंडोर गेम्स खेलें। तरह तरह के इंडोर गेम्स आपको अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे जो आप खरीद करके सीधे अपने घर पे मंगा सकते हैं, ताकि उनका
उनको ये लगे कि कहीं ना कहीं उन पे उनके पेरेंट्स का ध्यान है पढ़ाई के अलावा। अगर ऐसा करेंगे तो कहीं ना कहीं बच्चों में चिड़चिड़ापन पैदा नहीं होगा और उन ऑनलाइन क्लासेस का फायदा होगा जो वो कर रहे हैं। अदरवाइज वो उसका कोई फायदा नहीं होगा। वो एक मगिंग अप वाली कहानी हो जाएगी कि जो उन्हें पढ़ाया गया उन्होंने बस एक रट्टू तोते जैसा उसे पढ़ा और ऑनलाइन टेस्ट दिए और उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, उसको वो अपने जिंदगी में उतार नहीं पाएंगे। और इसके बाद आती है टीनेजर्स की बात, तो उन्हें सब्सटेंस अब्यूज से सबसे पहले बचाना होगा। कहीं ना कहीं से हमने देखा है, मैंने अपने अनुभव से देखा है कि टीनेजर्स में गांजे का उपयोग, शराब का उपयोग इस केसेस में बढ़ जाता है। कहीं ना कहीं से उन्हें इन चीज़ों का ये चीज़ें उन्हें मिल जाती हैं, तो उन सख्त नज़र रखनी पड़ेगी। और उन पे पेरेंटल जो स्क्रीन टाइम मॉनिटरिंग है, जो पेरेंटल स्क्रीन टाइम मॉनिटरिंग है उसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। उन्हें रात में अकेले लैपटॉप या फ़ोन के साथ रूम में ना जाने दें। एक टाइम सेट करें जब उसके बाद उनके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को सीज कर लिया जाए ताकि उनकी नींद प्रॉपर हो, वो देर रात तक ना जगें, वो एक नियमित जीवन जी सकें। और बाकी टाइम अगर वो कुछ खेलना चाहें या ऑनलाइन वीडियो गेम खेलना चाहें या तो उसकी एक उसको एक सीमा दिया जाए, उसका एक समय बांधा जाए ताकि वो उसका सकारात्मक प्रयोग कर सकें। जी बिल्कुल। अगर हम आज के कोरोना महामारी के हमारा जो रिस्पॉन्स है उसको देखें, तो उसमें जो फुट सोल्जर है उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट कड़ी है वो है हेल्थ केयर वर्कर। और जी हेल्थ केयर वर्कर के मानसिक स्वास्थ्य पे शायद सबसे ज़्यादा दबाव है, क्योंकि उसको जी मरीज के पास जाना है। और इसमें मैं डॉक्टर के अलावा जो पैरामेडिक्स हैं, जो सैनिटेशन वर्कर हैं, जो एम्बुलेंस ड्राइवर्स हैं, इन सबको मैं शामिल करूंगा। तो ये लोगों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा दबाव है, बहुत ज़्यादा मन में भय है कि कोरोना मरीज के बिल्कुल पास में जाना है। तो उनके लिए आपका क्या संदेश है कि वो कैसे इस लड़ाई में अपना पूरा आत्मविश्वास और अपना शक्ति बना के रखें? उन सबों को मैं अपना सलाम करना चाहूँगा। उन्होंने जो किया और जो वो कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जो कोरोना ग्रसित मरीजों का इलाज कर रहे हैं, चाहे डॉक्टर्स हों, पैरामेडिकल स्टाफ हों, हमारी नर्सेज हों, एम्बुलेंस ड्राइवर्स हों, और भी जो काम सैनिटेशन वर्कर्स जो हैं, जो अस्पताल को साफ सुथरा रखने में मदद करते हैं, वो सबसे पहले है कि उनकी जो ड्यूटी है वो सही तरीके से बांटी जाए। उनको उतना रेस्ट पीरियड मिले ताकि वो अपने कम से कम अपने घर जाकर के थोड़ा टाइम व्यतीत कर पाएं। उनको उनको ज्यादा काम कराने देना, अगर उन पे ज्यादा लोड है तो वो कहीं ना कहीं वो उनके काम पे दिखेगा। और ऐसे दिखने में कहीं ना कहीं जो हम लोग ऑपरेशनल बर्नआउट बोलते हैं, जो बर्नआउट सिंड्रोम होता है, वो उभर के सामने ना आने पाए। इसका अस्पताल के संचालकों को ध्यान रखना पड़ेगा कि डॉक्टर्स में और अदर पैरामेडिकल स्टाफ हो, नर्सेज हो, कोई भी हो, उसमें बर्नआउट सिंड्रोम पैदा कहीं से ना हो। नहीं तो उन पे अगर तनाव पड़ेगा तो उनकी जो इलाज करने की क्षमता है या उनका जो व्यवहार है पेशेंट्स के प्रति, या उनके अंदर जो डर है कोरोना हो जाने का, वो कहीं अगर उभर के सामने आएगा तो वो वही मानसिक बीमारियों का शिकार होंगे जैसे कि आम लोग हो रहे हैं। सो जितना भी इस परिचर्चा में एक बात निकल के सामने आई है कि सकारात्मक सोच का जिंदगी में बहुत महत्व है। बिना जी सकारात्मक सोच के हम इस लड़ाई को शायद जीत नहीं सकते। तो मैं आपसे ये जी पूछना चाहूंगा कि कोरोना मरीज जिसका मनोबल अपने आप बहुत कमजोर हो जाता है, तो ऐसे मरीजों में या अपने आप में एक सामान्य जनमानस के बीच सकारात्मक सोच को बना के रखना और उसका लेवल बहुत लंबे समय तक बना के रखना आत्मविश्वास का, इसके लिए क्या क्या स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए? देखिए, सबसे पहले कि आप अपने दिनचर्या में योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज शामिल करें। अगर आप स्पिरिचुअलिज्म है तो आप उसकी तरफ रुख करें। किसी के you should surrender in front of someone so that you can cry out loud in front of him and try to save yourself from whatever it is that is happening. ये मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि कोई ना कोई रास्ता अगर आप खोजेंगे,
चाहे वो अपने बुजुर्गों से बात करना हो, घर वालों से बात करना हो, अपने दोस्तों से बात करना हो। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपने कई दोस्तों से कनेक्टेड रह सकते हैं। आपको वेंटिलेशन बहुत जरूरी है, आपको थॉट्स को वेंटिलेट करना बहुत जरूरी है। आप अगर उसे सब अपने अंदर दबा के रखेंगे तो ये बहुत मुश्किल होगा। तो कहीं ना कहीं वेंटिलेशन बहुत जरूरी है। किसी के सामने सरेंडर करना, उसको अपने दिल की बात बताना, उससे उसके उपायों को पूछना, चाहे वो कोई भी हो, घर का सदस्य हो, दोस्त हो, मित्र हो, कोई भी हो, आप कहीं ना कहीं इसका सहारा लें। जो लोग ऐसा करेंगे वो कहीं ना कहीं नेगेटिव सोच, ओवर थिंकिंग, फ्यूचर के बारे में अननेसेसरीली चिंता जो होती है, उससे वो कहीं ना कहीं बच पाएंगे। जी, आपने काफी खूबसूरत तरीके से ये बताया कि सकारात्मक सोच की जो मानसिकता है उसको हम कैसे विकसित करें और कैसे बना के रखें। मुझे जी पूरा विश्वास है कि जो हमारे दर्शक इस कार्यक्रम में जुड़े हैं उनको आपकी इन बहुमूल्य सुझावों और इंसाइट और इनपुट से काफ़ी फायदा होगा और उनको इससे अपने कोविड महामारी के इस महत्वपूर्ण और कठिन समय में अपने को मानसिक संतुलन बना के रखने में उनको काफ़ी सहयोग मिलेगा। इसके लिए मैं आपका काफ़ी धन्यवाद करता हूँ हृदय से डॉक्टर सिद्धार्थ। हमें आशा है कि आपको भी आप दोबारा हमारे प्रोग्राम में कभी और आएंगे किसी और बीमारी के साथ के बारे में जानकारी लेके। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विधानसभा टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया। मैं चाहता हूं कि ये जनमानस तक पहुंचे, लोग इसे देखें और इसे जितनी तरह के सोशल प्लेटफॉर्म्स पे आप इसे चला पाएं, आप इसे ज़रूर डालें। ये वक्त थोड़ा कठिन है, लेकिन हम इस वक्त से भी लड़ेंगे, इससे जीतेंगे। कोरोना एक बार फिर हारेगा और हम लोग फिर अपने नॉर्मल जिंदगी की ओर रुख करेंगे।